नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र, इकाई 3 और व्याख्यान नंबर 14 श्यामपट्ट कौशल। आज इस कौशल में हम बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य, श्यामपट्ट कौशल की उपयोगिता, श्यामपट्ट के प्रकार, उत्तम श्यामपट्ट लेखन और श्यामपट्ट प्रयोग के कौशल के घटक, श्यामपट्ट विभाजन और स्वनिरीक्षण सूची, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये कोट यहाँ पर बहुत प्रासंगिक है कि ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स द स्टूडेंट लाइफ ब्राइट। टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए यह जो कोट है, यह जो उक्ति है उनकी, ये बहुत प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक के द्वारा लिखी गई बातें, लिखी गई विषय वस्तु या ब्लैक बोर्ड के द्वारा, श्यामपट्ट के द्वारा उस कौशल का प्रयोग करके बढ़ाया गया जो बच्चों को है उनके मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है और उस पढ़ाए हुए विषय या जो भी शिक्षक ने उनको सिखाया है वह उस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उनके फ्यूचर को ब्राइट कर पाता है, उनका भविष्य आगे संवार पाता है, उनके भविष्य में उजाला ला पाता है। तो उज्जवल भविष्य के लिए यह श्यामपट्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा विचार एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। और इस विचार के माध्यम से शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि श्यामपट्ट कौशल का कितना महत्व है और श्यामपट्ट का प्रयोग कितने बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। तो श्यामपट्ट कौशल जो है वो है क्या? ये शिक्षण का अभिन्न उपकरण है। प्रत्येक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया के लिए हमें सदैव एक श्यामपट्ट की या व्हाइट बोर्ड की या फिर ग्रीन बोर्ड की या डिजिटल बोर्ड की हमें आवश्यकता ही होती है। तो यह एक अभिन्न उपकरण है इसका, शिक्षण प्रक्रिया का। शिक्षक का सहायक है। हमें कुछ भी लिखना होता है, बोलते हुए लिखना होता है, कुछ विजुलाइज करना होता है, कुछ उसमें चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, इसके लिए हमें शिक्षक के सहायक के रूप में ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट ये रहता है हमारे सामने। और इस पर लिखना और इस पर पढ़ाना, अपनी बात को इसके माध्यम से छात्रों तक प्रेषित करना, यह श्यामपट्ट कौशल है। और श्यामपट्ट कौशल शिक्षक के सहायक के रूप में कार्य करता है। द्विपक्षीय उपयोगिता, जो श्यामपट्ट की जो उपयोगिता है वो दोनों तरफ से होती है। और इस कौशल में यदि शिक्षक दक्षता प्राप्त है, शिक्षक में दक्षता है, तो श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक जो है अपने प्रस्तुतिकरण के लिए तो करता ही है, छात्र भी आत्म अभिव्यक्ति के लिए, छात्रों से यदि कुछ पूछा गया है उनको बताने के लिए और अन्य चीजें, अन्य गतिविधियां करने के लिए छात्रों को श्यामपट्ट का उपयोग छात्र भी करते हैं। तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया यदि छात्र और शिक्षक की दृष्टि से देखें तो ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। और इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया में श्यामपट्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए शिक्षक में श्यामपट्ट कौशल होना अनिवार्य है, आवश्यक है। विविध रूप इसके, अगर आकार, प्रकार, संरचना की बात करें तो ये बहुत विविध रूपों में हमें देखने को मिलता है। श्यामपट्ट जैसे, जिसको जो कृष्ण वर्ण का होता है, काले रंग का होता है, हरा पट्ट या ग्रीन बोर्ड जिसको कहते हैं वो हरे रंग का जो होता है, और श्वेत पट्ट जो व्हाइट बोर्ड है। और आजकल डिजिटल बोर्ड्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारी कक्षाओं में आ गए हैं। तो डिजिटल बोर्ड भी आने के बावजूद श्यामपट्ट या ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड उसमें लगे हुए हैं, तो डिजिटल बोर्ड के साथ साथ हम उसका भी प्रयोग कर पाते हैं। दृश्य श्रव्य समन्वय, जब हमारे पास मल्टीमीडिया या इस तरीके की चीजें नहीं थी तो श्यामपट्ट ही ऐसा था जिसमें हम विजुअल, अपने जो हम बोल रहे हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जो हम विषय वस्तु बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको हम दृश्य के रूप में दिखा सकते हैं। और जब हम उस पर कुछ लिख रहे होते हैं श्यामपट्ट पर, शिक्षक के रूप में छात्रों को लिखते समय अगर बोल भी रहे हैं तो वो दृश्य और श्रव्य श्रेणी में आ जाता है। तो उसका दोनों का समन्वय श्यामपट्ट कौशल में रहता है, इसलिए शिक्षक के लिए ये श्यामपट्ट कौशल महत्वपूर्ण है।
ये सभी विषयों हैं तो अभी उपयोगी है, क्योंकि प्रारंभ जो इसका प्रारंभिक समय जो है वो गणित और कला जैसे विषयों के लिए था, लेकिन वर्तमान में ये सभी विषयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। लिखित प्रस्तुति का जो माध्यम है, ये जो श्यामपट्ट है वो लिखित प्रस्तुति का माध्यम है, और शिक्षक जो है इस कौशल के माध्यम से उस पर अपनी लिखित प्रस्तुति, प्रमुख बिंदु, चित्र, उदाहरण इत्यादि उस पर लिख पाता है। ज्ञानेंद्रिय सक्रियता, इसमें कान और आंखें दोनों की सक्रियता, यानी कि जो श्रवणेंद्रिय है और जो चक्षुरेंद्रिय है, तो जो दोनों ही इंद्रियां हैं उनको जो है सक्रिय किया जाता है, क्योंकि इसमें देखना भी है श्यामपट्ट को, और जो है सुनते भी हैं। जब हम लिखते या उस पर चित्र या उदाहरण कुछ दे रहे होते हैं तो सुनते भी हैं, तो ये दोनों ही इंद्रियां इसमें सक्रिय रहती हैं। इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो जब हम किसी को केवल बोल के बता देते हैं तब वो उतना प्रभावी नहीं होगा, ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहेगा कोई विषय। और किसी विषय को हम बोलने के साथ साथ दिखाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो कुछ दिन और अधिक स्थायी रहता है। और यदि छात्र को उसका हिस्सा बनाएं, उसका पार्ट बना दें, उस सीखने का उस सहभागी रखें, तो और अधिक गतिविधि के माध्यम से सिखाएं, तो वह ज्यादा समय तक उस विषय को अपने स्मृति में रख पाता है। प्राचीन किंतु प्रासंगिक, बहुत पुराना है, ब्लैक बोर्ड बहुत समय से यूज होता रहा है, और बहुत सारे शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाया है। तो ये जो प्राचीन तो है, किंतु हमेशा प्रासंगिक है और रहेगा, क्योंकि यदि शिक्षक के पास ऐसी दक्षता है श्यामपट्ट कौशल की, उसको पता है कि इस ब्लैक बोर्ड को, इस श्यामपट्ट को कैसे प्रयोग करना है छात्र हित में, तो उसे किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो मस्तिष्क में जो दृश्य चल रहे हैं उसकी विषय वस्तु से संबंधित उन दृश्यों को वह श्यामपट्ट पर विजुअलाइज कर पाता है, अंकित कर पाता है। स्थायित्व और प्रभावशीलता, जो हम बोर्ड पर लिखते हैं और साथ में बोलते हैं, तो वहां दृश्य श्रव्य समन्वय होने के कारण ये दीर्घ काल तक उस पर लिखी हुई विषय वस्तु, उस पर बताई गई विषय वस्तु दीर्घ समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती है। श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य क्या हैं? अगर हम उद्देश्यों की बात करें, क्योंकि हमने पूर्व में भी बात की, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, कोई भी क्रिया बिना उद्देश्य के प्रारंभ ही नहीं होती। मंद व्यक्ति भी, मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिना उद्देश्य के, बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो यहाँ यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी के भावी जीवन से और जो है एक विषय वस्तु के संप्रत्यय को स्पष्ट करने से जुड़ी हुई है। तो यह जो उद्देश्य हैं, इनके प्रमुख उद्देश्यों में अगर हम देखें तो पाठ को रोचक एवं प्रभावी बनाना श्यामपट्ट कौशल का उद्देश्य है, कि यदि यह स्किल है शिक्षक के पास, तो वह पाठ को अत्यंत रोचक बना सकता है। कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो हम उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। कोई हम उदाहरण दे रहे हैं तो उसको हम दृश्य के रूप में अंकित कर सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि कई बार सुनने में भ्रम हो सकता है, तो लिखना और सुनना दोनों होगा तो वो प्रभावी भी होगा, और अगर हम उसमें चित्र इत्यादि बनाते हैं तो वो रोचक भी होता है। विषय वस्तु की सरल प्रस्तुति, हम जटिल तथ्यों को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने में इससे सहायता मिलती है श्यामपट्ट कौशल से। शिक्षक को अगर श्यामपट्ट कौशल में दक्षता प्राप्त हो जाए तो वह विषय वस्तु को सरल रूप में प्रस्तुत कर पाएगा। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण, यदि हमने एक 40 मिनट की कक्षा में अगर हमने कुछ बिंदु पढ़ाए हैं, कुछ एक विषय संप्रत्यय पढ़ाया है, तो उसको एक संक्षिप्त रूप में वहां पर जो है जो मुख्य प्रसंग हैं, जो मुख्य विचार हैं, उनको वहां पर हम लिखकर छात्रों का ध्यान उधर ला सकते हैं। पुनरावृत्ति एवं व्याख्या, व्याख्या करते समय सारांश लेखन, पुनरावृत्ति इत्यादि कठिन स्थलों पर, जैसे कुछ शब्द ऐसे कठिन आते हैं उनको हम लिख देते हैं, उनका अर्थ लिख देते हैं, तो इस तरीके की चीजों में भी ये सहायता करना इसका एक उद्देश्य है। दृश्य प्रस्तुति, हम इसमें रेखा चित्र, मानचित्र, चित्र, जो टेबल होती हैं, तालिकाएं, उनके माध्यम से जो हमारे पास उसके विषय वस्तु से संबंधित दत्तांश हैं, डेटा है, उसको हम चित्रित कर सकते हैं, तो दृश्य प्रस्तुति उसकी कर सकते हैं। स्थायी अधिगम का संवर्धन, जब इस अधिगम की प्रक्रिया में परिणाम
जो है वो प्रभावी अधिगम ही है। तो जो प्रभावी अधिगम जो परिणाम है इसका, वह कब तक स्थायी रहेगा, कब तक वह छात्र के मस्तिष्क में स्मृति में रहेगा, तो यह इसके लिए भी यह उसको बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य है। कक्षा की सक्रियता बढ़ाना भी श्यामपट्ट कौशल का एक उद्देश्य है। श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है? श्यामपट्ट जो है वो एक उपकरण है, और ऐसा उपकरण है जो बहुत महंगा नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि यदि हम छात्राध्यापक की दृष्टि से देखें तो छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान, प्रशिक्षुता के दौरान, प्रशिक्षुता के जो पढ़ाने जाते हैं, जब बच्चे शिक्षण के लिए जाते हैं तो उनको एक रोलिंग बोर्ड दिया जाता है, या वो रोलिंग बोर्ड लेकर जाते हैं, उसमें सारांश लिख पाते हैं। तो वो बहुत अफोर्डेबल भी है और पोर्टेबल भी है। हम यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं, उसको लपेट कर उसमें पहले से लिखकर अपनी जो है पहले से चित्र बनाकर उसमें रख सकते हैं। श्यामपट्ट प्रयोग से छात्रों को सुनने के साथ साथ देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। यदि हम जो बोल रहे हैं वो वहां पर लिख भी देते हैं, उसके कुछ मुख्य अंश लिख देते हैं, तो उससे उनको श्रवणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय दोनों के प्रयोग का अवसर प्राप्त होता है। श्यामपट्ट प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो जाता है। हम कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड पर लिखते ही छात्रों का ध्यान श्यामपट्ट की ओर चला जाता है। कक्षा में छात्र सहभाग एवं प्रक्रिया में जो है वृद्धि होती है, क्योंकि सहभागी जब तक छात्र नहीं होगा, अधिगम प्रभावी नहीं होगा। तो छात्र सहभागिता को बढ़ाने के लिए भी हम श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो है जब हम कभी पुनर्बलन देते हैं छात्र को, कई बार छात्र ने कोई प्रश्न का उत्तर दिया और हमने उस उत्तर को बोर्ड पर लिखकर सही मार्क टिक किया, तो उसको उससे पुनर्बलन भी मिलता है। तो पुनर्बलन देने में भी ये एक तरीके का भूमिका अदा करता है। यदि पाठ के गूढ़ बिंदुओं, चित्र, मानचित्र, सारणी, ग्राफ आदि को हम क्रमशः शिक्षण में वृद्धि के साथ साथ श्यामपट्ट पर लिख दें, तो छात्र के सामने जो हमारी विषय वस्तु को शिक्षक प्रस्तुत कर रहा है, जब हम शिक्षण के दौरान जिस भी विषय को, जिस पाठ को पढ़ा रहे होते हैं, तो इसके माध्यम से वो संपूर्ण पाठ को स्पष्ट रूप से समझ पाता है, क्योंकि वो विजुअलाइज हो रहा होता है, उसके सामने दृश्य के रूप में अंकित होता है, तो उसके स्मृति पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। श्यामपट्ट पर लिखी बात को छात्र अपनी कॉपी पर शुद्धता के और सत्यता के साथ अंकित कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब सामने लिखा हुआ दिख रहा है तो जैसा आपने लिखा है, इसलिए दक्षता आवश्यक है श्यामपट्ट कौशल में। आपने वहां पर कोई गलती नहीं की होगी, ऐसी पूर्व धारणा रहती है कि एक शिक्षक श्यामपट्ट कौशल में निपुण होता है, और वह श्यामपट्ट पर लिखते समय किसी भी त्रुटि को नहीं करता है, कोई भी त्रुटि उससे नहीं होती है। तो अगर त्रुटि आपके लेखन में नहीं है तो छात्र जो लिखेगा वो शुद्ध लिखेगा। श्यामपट्ट पर अंकित बातों को समयानुसार मिटाया भी जा सकता है। जैसे हमने श्यामपट्ट पर कुछ लिखा और अभी उसकी आवश्यकता नहीं, तो हम मिटा सकते हैं। तो इस तरीके की, जैसे अगर हम पीडीएफ या इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो हम उसको हटा सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसी समय हमको तुरंत चाहिए, हम तुरंत उसको मिटाकर और वहां दूसरी चीजें लिख पाते हैं। तो ये इसकी उपयोगिता है श्यामपट्ट की। श्यामपट्ट के कुछ प्रकार हैं। अगर हम प्रकारों के बारे में बात करें तो श्यामपट्ट परंपरागत जो उसका प्रकार है, उसमें सामान्यतः काले रंग का पेंट होता है, चौक से लिखा जाता है, और वो कई बार लकड़ी से या किसी अन्य धातु के फ्रेम में रहता है, और ये किफायती और होता है। किंतु इसमें निरंतर नियमित रूप से साफ सफाई और रखरखाव की आवश्यकता होती है। व्हाइट बोर्ड जो है वो सफेद रंग का होता है, जो कि वर्तमान समय में प्रायः कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड रहता है, सफेद रंग का होता है, मार्कर से लिखा जाता है। इसको मिटाने के लिए आपको जो है जो इरेजर है या फिर डस्टर जो इसके लिए अलग से आते हैं, उनको जो है प्रयोग किया जाता है, और ये प्रायः साफ सुथरा रहता है, इसमें धूल नहीं होती, क्योंकि चौक से नहीं लिखते हैं, तो शिक्षक को जब लिखते समय जो चौक की डस्ट है वो उसके ऊपर नहीं आती। तो ये कुछ इसके अलग फायदे हैं। ग्रीन बोर्ड, हरे रंग का ये बोर्ड जो है, इसमें भी चौक से लिखा जाता है। ये आंखों के लिए ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। मल्टीमीडिया श्यामपट्ट डिजिटल रूप में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या वीडियो से इसको जोड़ा जा सकता है, और इसमें जो है जटिल इंटरेक्टिव तरीके से हमने जो कोई ऐसे संप्रत्यय हैं जो बहुत कठिन हैं,
उनको समझाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई चित्र दिखाना है, 3D में दिखाना है, इस तरीके से अगर दिखाना है तो हम मल्टीमीडिया श्यामपट्ट, डिजिटल श्यामपट्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं। बैकलाइट श्यामपट्ट, इसका बैकलिट जो जैसे लैपटॉप हमारे पास होता है, अंधेरे में भी हम काम कर पाते हैं, ऐसे ही ऐसे श्यामपट्ट जो हैं वो उनका प्रयोग हम अंधेरी कक्षाओं में, जैसे अगर हमने कक्षा में कई बार पावर पॉइंट के लिए हम लाइट्स बंद कर देते हैं तो अंधेरा दिखता है, तो बोर्ड पे लिखने वाली चीजें नहीं दिखाई पड़ती, तो वहां के लिए ये ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पावर पॉइंट भी दिखेगा और ये बोर्ड भी दिखेगा। तो इस तरीके की बैकलिट्स जो ब्लैक बोर्ड है, फोल्डेबल और पोर्टेबल भी हैं, क्योंकि हमारे पास अभी रोलिंग बोर्ड है या फिर स्टैंड वाले जो व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आते हैं, स्टैंड पर यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो इस तरीके के बोर्ड भी उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक श्यामपट्ट जो आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इस तरीके के डिस्प्ले पर भी हम व्हाइट बोर्ड का काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको ये तालिका दिखाते हुए इस पर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिखा जा सकता है। तो यह जो वर्तमान तकनीकी के साथ जो बोर्ड का प्रकार है, उसने पुराने परंपरागत श्यामपट्ट को या ग्रीन बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को रिप्लेस नहीं किया है, उसका सहयोगी है। तो यदि हम डिजिटल बोर्ड्स भी यूज करते हैं तो भी हम उसके सहयोग के रूप में साथ में श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। आजकल अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो उसमें भी हम डिजिटल पेन और बोर्ड का यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से तकनीकी के साथ साथ परिवर्तन हो रहे हैं, किंतु हम परंपरागत श्यामपट्ट, क्योंकि लिखना तो वहां भी है, तो लेखन कौशल जो श्यामपट्ट कौशल है उसके लिए भी आवश्यक ही होगा। तो अगर श्यामपट्ट में परिवर्तन हो रहा है, उससे शिक्षक को ज्यादा सहजता होती है, बल्कि लिखने में, चित्र बनाने में सहजता हो रही है, किंतु कौशल आवश्यक ही है, उसको उसमें दक्ष होना ही है। अगर हम उत्तम श्यामपट्ट लेखन की बात करें कि श्यामपट्ट लेखन कैसा होना चाहिए, कैसा हमें अपेक्षा की जाती है एक शिक्षक के रूप में कि शिक्षक जो है इस तरीके से लिखे, तो रेखीय अनुशासन होना चाहिए हमारे लेखन में। यानी कि श्यामपट्ट पर लिखते समय शब्दों व वाक्यों की रचना सीधी रेखा में होनी चाहिए, जिससे पाठ सुगम एवं संतुलित प्रतीत हो। ये कई बार होता है बोर्ड पर लिखते समय हम यहाँ लिखते हैं और दूसरी साइड पहुंच जाता है, ऊपर साइड पहुंच जाता है, तिरछा लिखता है, तो एक रेखा में नहीं होता है। सीधी रेखा में लिखना ये उत्तम श्यामपट्ट लेखन कौशल का एक गुण है। समान पंक्ति अंतराल होना चाहिए। जो आप पंक्तियां लिख रहे हैं, जो लाइंस लिख रहे हैं, उसमें बीच में जो गैप आता है, अंतराल आता है, वो समुचित दूरी और समान दूरी पर हो। ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्पष्टता बनी रहेगी उसमें कि कौन सी लाइन कहाँ पर समाप्त हो रही है और कहाँ से प्रारंभ हो रही है। अक्षर पृथक हो, ये ध्यान रखना है कि अक्षर लिखते समय थोड़ा सा उनमें अंतराल रहे अक्षरों में भी, नहीं तो एक अक्षर दूसरे अक्षर पर यदि चढ़ जाता है या उस पर ओवरलैप करता है तो वह लेखन अस्पष्ट कर देता है। तो यह न होने पाए, लेखन को स्पष्ट रखने के लिए अक्षरों में भी अंतराल रखना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड एक सीमित स्पेस है, उसमें एक सीमित स्थान है, तो हमें सारा कुछ उसमें ना लिखकर मुख्य बिंदु वहां पर लिखें, या हमें कोई व्याख्या करनी है, कुछ उदाहरण देना है, तो हम वो बिंदु वहां पर लिखें। स्पष्ट एवं सुंदर लेखन, अगर हम अक्षर बड़े, स्पष्ट और पठनीय हों, बड़े का तात्पर्य बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, एक जो कक्षा के अनुसार जो साइज होता है या आकार होगा उसका, वो आकार आपको अपनाना है। जैसे कई बार आप बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है, तो आप लिखने के बाद एक बार घूमते हुए कक्षा में पीछे चले जाएं और देखें कि आपको पीछे से वो आपका लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है या नहीं। तो यदि नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आकार को आपको बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से आप स्पष्ट और अक्षरों के आकार को और स्पष्टता को ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने अव्यवस्थित लिखा तो छात्र समझ नहीं पाएंगे और छात्र भी अपने कॉपी में या फिर उनकी जो पुस्तिका होगी उस पर वो अव्यवस्थित ही लिखेंगे। तो प्रायः प्रयास ये करना चाहिए हमारा जो लेखन है श्यामपट्ट, उसको स्पष्ट और सुंदर लिखना है। अक्षरों का पृथक पृथक होना, इसमें हमने पहले भी बात की कि इसमें अंतराल इतना रहे कि बच्चों को भ्रम ना हो कि सब ये अक्षर इसी का हिस्सा है या अलग है। शब्दों में अंतराल हो, अक्षरों में अंतराल हो,
समुचित अंतराल की अपेक्षा यहाँ पर की जाती है। मार्जनी चाक का उपयुक्त उपयोग करते हुए मौखिक व्याख्या भी करनी है। आप लिख रहे हैं और लिखते हुए बस शांत साइलेंट हैं आप बच्चों को, क्योंकि लिखते हुए अगर आप बोल रहे हैं साथ में, तो अगर आपने कहीं ऐसी त्रुटि कर दी है या फिर अंतराल कम रह गया है, कोई अस्पष्टता है, तो वो बोलने से उनको स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि लिखते समय हम बोल रहे होते हैं। इसलिए लिखते समय शिक्षक को आवश्यकता अनुसार बोलते रहना चाहिए ताकि छात्र लेखन और कथन को एक साथ जोड़ सकें। जब हम लिखते हैं तो कई बार कठिन शब्द आता है, तो उसको हमें बोल के लिखना चाहिए जिससे उनको समझ में आए। अगर जैसे अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखें तो उसमें स्पेलिंग हम बोल के लिख दें तो उससे उनको क्लियर हो जाएगा। और संस्कृत में है तो कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं, संधि पद हैं, तो उनको हम बताते हुए लिखें, तो इस तरीके से हम उनको और स्पष्टता के साथ बता सकते हैं। दृश्य माध्यमों का उपयोग हमें श्याम पट्ट के ऊपर अगर हम सही से प्रयोग कर रहे हैं श्याम पट्ट का, अपनी कोई कविता, कहानी इत्यादि कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां इस तरीके से बना सकते हैं। सामान्य आकृतियां सभी शिक्षक बना पाते हैं। जो कला इत्यादि के जो अध्यापक होते हैं, कला इत्यादि विषयों के, वो गणित, विज्ञान ये शिक्षक और अधिक स्वच्छता से, स्पष्टता से चित्रों का अंकन कर पाते हैं। किंतु भाषा अध्यापक भी कहानी, कविताओं के चित्र उस पर बनाने का प्रयास उनको करना चाहिए, क्योंकि दक्षता ही आपके शिक्षण को प्रभावी बना सकती है। समय और संसाधनों की बचत होती है। यह जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट से हमको अलग से कोई चित्र प्रिंट करा के नहीं लाना है। अगर हम बना सकते हैं तो उस पे बनाएं। हमको कुछ लिख के नहीं लाना, हम वहीं तुरंत लिख देते हैं, तो इसलिए समय और संसाधनों की बचत होती है इसमें। तो ये श्यामपट्ट लेखन बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के प्रभावी शिक्षण इससे संभव हो पाता है और इसमें संसाधनों की बचत भी होती है। अगर हम श्यामपट्ट प्रयोग कौशल के घटक क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं, किस आधार पे इसको हम कौशल के रूप में वर्णित करते हैं, तो उसमें अगर हम इस तालिका को देखेंगे तो तालिका में आप देखिए पठनीयता यानी लेजिबिलिटी, इसमें जो है लेखन स्पष्ट, सुंदर व पढ़ने में सरल होना चाहिए। अक्षरों में उचित स्थान होना चाहिए, शब्दों में विराम हो, रेखाएं सीधी हो, गलत लिखावट छात्रों की समझ में बाधा बनती है। तो छात्र कक्षा के प्रारंभ में इसका अभ्यास कर लें एक बार। क्या होता है जब हम लिखने के लिए जा रहे होते हैं, तो एक बार कोशिश करें कि जब हम प्रारंभिक सूचनाएं लिखते हैं उस समय अगर हम अपने हाथ को एक बार वो कर लेंगे तो ये अच्छा होगा। छात्राध्यापकों को सुझाव यह है कि वो जब लपेट चांपट या रोलिंग बोर्ड जो है उसको उस पर लिखते हैं तो उस पर एक अभ्यास भी हो जाएगा, तो उस पर लिख कर ले जाएं, जिससे वो सही और स्पष्ट और त्रुटि रहित जो है सारांश या जो भी लिख कर ले जा रहे हैं वो उसमें उनको अच्छे से बता पाएंगे छात्रों को। यह भी सुझाव है कि ब्लॉक लेटर्स से बचना चाहिए। उस पर हमें जो सामान्य वाक्य लिखने का जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। ब्लॉक लेटर्स में सभी चीजें ना लिखें, हेडिंग इत्यादि को लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इससे बचें। आकार व संरेखण, अलाइनमेंट और साइज, अक्षरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति के छात्र भी आसानी से पढ़ सकें। सभी पंक्ति एक सीध में हो, कैपिटल और स्मॉल लेटर का संतुलन हो, क्योंकि कैपिटल लेटर में अगर आप लिखते हैं अंग्रेजी में व्यक्तिगत रूप से अगर देखें कि अंग्रेजी विज्ञान इत्यादि के जो अध्यापक हैं अगर वो आंग्ल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ ब्लॉक लेटर में लिखना मतलब स्पेस को ज्यादा कवर करना, ये एक वहां पर होगा, तो उसका संतुलन होना चाहिए। कक्षा की अंतिम पंक्ति में जाकर खुद जांचें, ये सुझाव है कि कक्षा की अंतिम पंक्ति में जाकर खुद जांचें लेखन स्पष्ट है या नहीं, पंक्तियां सीधी लिखी हैं, टेढ़ी ना हो, इस तरीके का आपको स्वयं परीक्षण कर लेना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को उभारना, हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स, जो श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग का जो ये घटक है इसके अंतर्गत पाठ के जो प्रमुख शब्द हैं, वाक्य इत्यादि को रेखांकित करें और उसके नीचे जो है रंगीन चौक से लिख सकते हैं या फिर उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं किसी कलर चौक से, परंतु अत्यधिक रंगों का या फिर रेखांकन का प्रयोग भ्रम पैदा कर सकता है या बोर्ड बहुत अच्छा सुव्यवस्थित नहीं दिखेगा। तो जहां आवश्यकता है, जो मुख्य बिंदु हैं उनको ही हाईलाइट करें, उनको ही जो है सामने
उनको लेकर आएं और बच्चों को बताएं कि यह महत्वपूर्ण है। स्थान का उपयोग, पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है उसमें। आगे हम देखेंगे कि हमको श्याम पट्ट का विभाजन कैसे करना है या हम कैसे कर सकते हैं विविध प्रकार से उसका प्रयोग करने के लिए, क्योंकि यदि हम कौशल की बात करते हैं तो हमें संसाधन का प्रयोग करना यानी श्याम पट्ट कौशल का प्रयोग समुचित प्रयोग करना आना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को योजनाबद्ध ढंग से विभाजित करें, जैसे बाएं भाग में हेडिंग लिखें, बीच में मेन कंटेंट और दाएं भाग में फॉर्मूला, कीवर्ड्स और अनावश्यक डिजाइन या चित्र से बचें। कई बार हम बोर्ड पर साइड में कुछ इस तरीके का फूल इत्यादि बहुत सारी कुछ बना देते हैं, तो ये सब कक्षा के दौरान आवश्यकता नहीं है उनकी, क्योंकि कोई प्रोग्राम कोई गतिविधि करा रहे हैं तो उस समय आप कर सकते हैं, किंतु कक्षा के दौरान इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें स्थान सीमित है। बोर्ड को 3 भागों में बांटें, पहले से सोचकर लिखें कि कहाँ क्या आएगा। मिटाते समय एक साथ ना मिटाएं, क्योंकि जो आपने पहले लिखा है वो पहले बच्चों ने लिख लिया होगा, उसको मिटा दीजिए। जो बाद में लिखा है उसको आप बाद में थोड़ा समय देकर मिटाइए, क्योंकि वो बच्चे साथ में लिख भी रहे होते हैं। तो जब छात्रों को ध्यान में रखकर आप उसका बोर्ड का विभाजन करेंगे तो यह आपके लिए एक एड ऑन होगा आपकी कुशलता में, आपकी दक्षता में। एक शिक्षक से संवाद के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि वह शिक्षक जो है कक्षा 6 में किसी स्लो लर्नर के साथ पढ़ा रहा था और वो स्लो लर्नर के साथ उसने पूरे वर्ष आधे बोर्ड का प्रयोग उसके लिए किया और बाकी बोर्ड का प्रयोग अन्य छात्रों के लिए करता था, क्योंकि वह छात्र धीमे लिखता था किंतु लिखता था। तो लिखता था इसका मतलब है उस छात्र का भी हमें ध्यान रखना है। या तो हमें कोई पोर्टेबल बोर्ड पर उसको लिखना है, लेकिन हम 2 बार एक ही चीज नहीं लिख सकते, इसलिए हम आधे बोर्ड को डिवाइड कर क्या कर सकते हैं, एक तरफ लिखते जाएं और उसके बाद दूसरी तरफ नए जो लिख रहे हैं वो हम इन बच्चों के लिए लिखते जा रहे हैं, ये साथ साथ लिखते जा रहे हैं। जब तक उसने उसको लिख लिया होगा फिर हम उधर दूसरा लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्रमशः जो विभाग किए हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, छात्रों की स्थिति को, स्तर को ध्यान में रखकर भी। ये जो प्रयोग कौशल है, जो श्याम पट्ट प्रयोग का जो कौशल है, इसके जो अन्य घटक हैं इसमें ब्लैक बोर्ड सारांश यानी समरी जो है पाठ के अंत में मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त सरल सारांश बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। और इससे होगा क्या, छात्र जो है पूरा सिंहावलोकन या पुनरावलोकन कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वो जो समरी है वो लिखते हैं या आप बताते हैं, कई बार लिखते नहीं हैं, तो आप छात्राध्यापकों को ये सुझाव है कि वह पहले से जो रोलिंग बोर्ड होता है उस पर भी समरी लिखकर ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लेसन प्लान के साथ जाते हैं कि हमें किस पाठ को पढ़ाना है और उसकी क्या समरी बतानी है। तो कुछ बुलेट पॉइंट्स में सत्र के अंत में 1 मिनट 2 मिनट का सारांश, हेडिंग, मेन पॉइंट्स इत्यादि चीजों को आप वहां पर रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका घटक है वो है शुद्धता, करेक्टनेस। वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह त्रुटिहीन होने चाहिए। आपको जहां अल्प विराम लगाना है वहां अल्प विराम, जहां पूर्ण विराम वहां पूर्ण विराम लगाना है, जहां विस्मयादि बोधक का प्रयोग है वहां विस्मयादि बोधक का प्रयोग करना है। तो वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह जो है त्रुटिहीन होने चाहिए। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड छात्रों के लिए प्रतिरूप होता है। जब शिक्षक जो है जो लिखता है, इसका मतलब यह है ब्लैक बोर्ड शिक्षक के ना होने पर या शिक्षक बोल देने पर या लिख देने पर वो उसके प्रतिरूप के रूप में कार्य करता है, कि शिक्षक ही मानकर कि ये शिक्षक ने लिखा है, ये उसी का प्रतिरूप है, उसी ने लिखा है, तो वो सही मानकर उसको लिखता है अपने साथ। तो इसलिए वो जो गलतियां आपने की हैं, त्रुटियां की हैं, वो उनको भी प्रभावित करेंगी। इसलिए हर बार लिखने से पहले अपने आप से पूछें कि जो है गलतियां तो नहीं हुई हैं, त्रुटियां तो नहीं हुई हैं। और अगर आपने पहले से समरी लिख रखी है तो उसमें भी आप देख लें कि कोई गलती तो नहीं है, कठिन शब्द क्या हैं उनको हम सही से लिख लें। इस तरीके की चीजें, या फिर कहाँ पर त्रुटि हो सकती है बच्चों के लिखते समय वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ चीजें शुद्ध लिखकर शुद्धता के साथ हम ब्लैक बोर्ड अपनी दक्षता का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो घटक है वह शिक्षक की स्थिति। आप लिखते समय आपकी पोजीशन क्या हो, एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीके से लिखें, किस एंगल में खड़े हों कि आप जो है आपके लिए भी लाभदायक हो और छात्रों के लिए भी। आप पूरी कक्षा पर नजर रख सकें, आप
अपने लिए भी आपका जो शारीरिक जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उस शारीरिक स्थिति की वजह से आपका हाथ दर्द हो सकता है लिखते-लिखते, आपका कंधा दर्द हो सकता है। तो आप ऐसे सिचुएशन में लिखें, ऐसी पोजीशन में लिखें कि आपको भी समस्या ना हो और छात्रों को भी ना हो और आप पूरी कक्षा पर ध्यान भी रख सकें। तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। आप पीठ पीछे कर सामने से लिख रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। वह 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर लिखे। जो 45 डिग्री एंगल जो बनेगा, उससे क्या होगा, आप जब भी लिखने के बाद मुड़ेंगे तो आपको पूरी कक्षा एक बार में दिखेगी कि क्या कर रहे हैं पीछे बच्चे। तो जब आप लिख रहे होते हैं तो आपकी पीठ उधर होती है ना छात्रों की तरफ, तो छात्र तब तक कुछ, क्योंकि छोटे हैं, उनको एक तुलसीदास जी की पंक्ति याद आती है कि बालक बंदर एक स्वभाव, जह बैठे तह करे उपाऊ। तो जहां पर वो होंगे वहां पर कोई न कोई उपाय जरूर कर रहे होंगे। तो उनका एक ही स्वभाव होता है, चंचल स्वभाव होता है। तो वो चंचल स्वभाव जो उनका है, इस वजह से हमें उन पर ध्यान रखना होता है कि वह क्या कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नहीं, लिख रहे हैं कि नहीं। तो ये हमको ध्यान रखने के लिए हमको इस एंगल में खड़ा होना है। दाहिने हाथ से लिखने वाले बाईं ओर खड़े हों और लिखते समय पीछे हटे, पीछे बीच में न खड़े हों। जब हम लिख रहे हैं, लिखने के बाद जब रुके हैं तो हम हट जाएं, क्योंकि जो हमारे सामने होने की वजह से छात्रों को फिर वो दिखेगा नहीं जो विषय वहां पर लिखा हुआ है। इसलिए कई बार कक्षा में पढ़ाते समय छात्रों को, आपने भी अनुभव किया होगा, छात्र अध्यापक जब प्रशिक्षिता पर जाते हैं तो छात्र वहां से आवाज करके बोलते हैं कि आप जो है सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, मुझे लिखना है। तो आपको स्वयं ये सोचना है कि वहां पर आपको क्या आपकी पोजीशन लिखते समय और न लिखते समय क्या होगी। नेत्र संपर्क, आपका आई कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय भी शिक्षक समय समय पर छात्रों की ओर देखकर संवाद बनाए रखें। इससे छात्र सतर्क रहेंगे और अनुशासन बना रहेगा। उसमें मैंने जब बताया कि 45 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं, आप जब घूमेंगे तो पूरी कक्षा आपको दिख जाएगी। तो इसलिए उससे क्या होगा, बच्चे सतर्क रहेंगे। आपको हर 20 सेकंड में, कुछ समय में आपको पीछे देखना है। उससे क्या होगा, आप लिखने के साथ साथ अनुशासन भी बनाए रख पाएंगे। अन्यथा आप लिख रहे होंगे और पीछे बच्चे शोर कर रहे होंगे या अपने कार्यों में लग जाएंगे। जो श्यामपट्ट कौशल के जो घटक हैं, इनमें ये प्रमुख घटक हैं। यदि हम इन घटकों पर, इन तत्वों पर काम करें तो छात्राध्यापक श्यामपट्ट प्रयोग के कौशल में दक्षता हासिल कर सकता है। और हमने पूर्व में बात की कि अभ्यास जो है वही हमारे दक्षता का प्रतीक है। हम बार बार अभ्यास करने से ही हम दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो श्यामपट्ट प्रयोग कौशल में भी हम दक्षता यदि हासिल करना चाहते हैं तो हमें अभ्यास करते रहना होगा। श्यामपट्ट का विभाजन कैसे करना है, अगर हमको ब्लैक बोर्ड को डिवाइड करना हो एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जब डिवाइड करना हो कि हम कक्षा में खड़े हैं और हम कैसे लिखें कि ब्लैक बोर्ड हमको अच्छा दिखे लिखते समय भी, और हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, उसकी जो है अधिकतम जो उसका उपयोग है वो कर सकें। तो यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है, आप देखिए। इसको 3 भागों में बांट लीजिए। एक जो है, इसमें ऊपर का जो भाग है उसमें सामान्य सूचनाएं, जैसे कक्षा, कालांश, जो है विषय क्या है आपका, उप विषय क्या है, शिक्षक कौन है, कितने छात्र उपस्थित हैं, दिनांक इत्यादि सामान्य सूचनाएं इसके अंतर्गत रहेंगी। दूसरा जो भाग है वो शिक्षण बिंदुओं के लिए हो सकता है, आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर आप उस शिक्षण बिंदु से संबंधित जो कार्य क्षेत्र का भाग है, इस भाग में आप शिक्षण बिंदु से संबंधित चीजों को लिखेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 जो भाग हैं, उन तीनों भागों को आप सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका श्यामपट्ट बहुत अव्यवस्थित नहीं दिखेगा, व्यवस्थित रूप से आपका लिखा हुआ बच्चों को, छात्रों को दिखेगा। तो छात्राध्यापकों को ये जो है सुझाव है कि वो इस तरीके से विभाजन कर सकते हैं। आप अन्य तरीके से भी विभाजन कर सकते हैं कि पूरे श्यामपट्ट को आप 3 भागों में बांट लें, 2 भागों में बांट लें। ये आपकी सुविधा के अनुसार है कि आप उसको कैसे बांटकर उसमें लिखना चाहते हैं, जिससे लिखा हुआ जो है व्यवस्थित दिखे। तो आप इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं।
श्यामपट्ट कौशल की एक निरीक्षण सूची है कि हमें श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय, यानी श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय या उससे पहले हमें क्या अपने आप से क्या पूछना है या कैसे निरीक्षण हम कर सकते हैं। तो ये स्व निरीक्षण सूची है, हम देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे श्यामपट्ट कौशल स्वनिरीक्षण सूची जो है, इसमें कुछ मूल्यांकन क्षेत्र हैं और निरीक्षण बिंदु हैं। जब पढ़ने की स्पष्टता की बात आती है तो इसमें आपको अपने आप से पूछना है कि क्या लिखावट सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिख रही है, क्या अक्षर समान और सुव्यवस्थित हैं, कोई अजीब अथवा गलत आकार तो नहीं है किसी अक्षर का, स्पेसिंग जो अंतराल है शब्दों और पंक्तियों में क्या पर्याप्त दूरी है, क्या पैराग्राफ सेक्शन अलग अलग और स्पष्ट हैं, रंग के उपयोग में आप ये समझ सकते हैं कि विपरीत रंगों का उचित उपयोग कर रहे हैं या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग अलग दिखाने के लिए संतुलित रंगों का उपयोग किया गया है। तो ये अपने आप से प्रश्न करने हैं आपको। पंक्ति संगठन के उसमें अगर सापेक्ष में देखें तो पंक्तियां सीधी और व्यवस्थित हैं कि नहीं, क्या बुलेट्स नंबर्स आदि का उचित प्रयोग हो रहा है। तो आपको ये स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हुए या निरीक्षक भी इसमें उनके कौशल को सुधार सकते हैं। अगर इन प्रश्नों को अपने आप से किया जाए तो छात्राध्यापक स्वयं आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं और निरीक्षक भी उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। लेखन की गति, छात्रों को कॉपी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि नहीं या दिया है हमने कि नहीं, स्पष्टीकरण के लिए समय हमने दिया कि नहीं। तो यदि हमने उस बार नहीं दिया है तो अगली कक्षा में उनको उसका सुधार करके उनको समय देंगे। प्रकाश में स्पष्टता, यानी प्राकृतिक कृत्रिम रोशनी में सामग्री स्पष्ट है कि नहीं, मतलब उनको दिख रही है कि नहीं, परावर्तन और छाया से बचाव किया गया कि नहीं। अगर दरवाजा खुला है, वहां से रोशनी आ रही है, बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, कई बार उस पे खिड़की की रोशनी आ रही होती है, तो आप उसमें आपने उसको पहले से देखा कि नहीं कि रोशनी आ रही है और बच्चों को नहीं दिख रहा है, तो ये सब आपने ध्यान दिया है कि नहीं। सामग्री की स्पष्टता, संक्षिप्त सारगर्भित और स्पष्ट लेखन है या नहीं, क्या मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है, तो ये सभी अपने आप से पूछना है। दूसरा है स्थान और मुद्रा, शिक्षक सही ऊंचाई और स्थिति में खड़े हैं क्या, मतलब वो कैसे खड़े हैं, वो स्थिति को सही से अपने आप को मूल्यांकन करना है। शारीरिक मुद्रा उपयुक्त और संवादात्मक है क्या, कि हम बच्चों से बात भी कर सकें और लिख भी सकें, तो ये आपको देखना है। आरेखों और चार्ट्स का उपयोग जो है वो, उसके बारे में अगर अपने आप से प्रश्न करना है तो आरेख साफ, लेबल युक्त और अनुपात में है कि नहीं। आरेख आपने बनाया है और उसमें लेबल दिया है कि नहीं कि ये किस चीज का आरेख है, वो जो है उसका रेशियो ठीक है कि नहीं, तो किस रेशियो में बनाए गए, केवल आरेख आरेख ही बनाए गए, कुछ लिखा गया, मतलब उसमें डेटा भी है या नहीं। तो इस तरीके से आपको अपने आप से प्रश्न करना है। छात्रों को कॉपी करने के लिए समय दिया गया है कि नहीं, उन्होंने अपने कॉपी बनाया कि नहीं। अगर इंटरेक्टिव लेखन, तो छात्रों से संवाद किया जा रहा है कि नहीं लिखते समय, ये अपने आप से पूछना है। फिर उसके बाद छात्र लेखन प्रक्रिया में शामिल हैं या नहीं, तो अगर अंतः क्रिया की बात होती है तो आप लिख रहे हैं, बच्चे भी लिख रहे होंगे, आप नहीं लिख रहे हैं तब बच्चे आपको सुन रहे होंगे। तो जब आप लिख रहे हैं तो आप देखते रहिए कि बच्चे लिख रहे हैं या कि नहीं, निरीक्षण करना आपका कार्य है। तो लेखन के बाद मूल्यांकन, इसके लिए आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि क्या प्रत्येक खंड की समीक्षा की गई, पुरानी सामग्री हटाई जा रही कि नहीं, मतलब उसमें उसी में सब कुछ लिखते जा रहे हैं, गोल गोल घुमा के या तीर लगा के, इस तरीके से एरो बना के उसी पूरे बोर्ड में पूरे 40 मिनट की सामग्री को लिख दिया, वो पता नहीं चल रहा क्या चीज कहाँ पे लिखी है। तो इस तरीके से जो है आपको ये करना है। समय का प्रबंधन, श्यामपट्ट लेखन और शिक्षण में संतुलन होना चाहिए। आप पूरे समय ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये भी नहीं करना है, तो वो संतुलन बना के करना है। तो क्या नोट्स के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है, बच्चे नोट कर पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं अपने लिए, वो मुख्य बिंदु लिख पा रहे हैं कि नहीं। साफ सफाई, लेखन से पहले बोर्ड साफ किया गया है क्या या नहीं किया गया है, नियमित सफाई हो रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको एक चेकलिस्ट के रूप में, निरीक्षण सूची के रूप में अगर आप अपने लिए बना लेते हैं कि हम ये जो है गलतियां कर रहे हैं, इनको हम बार बार मूल्यांकन करेंगे, आत्म मूल्यांकन, तो आपका श्यामपट्ट कौशल में दक्षता हासिल हो जाएगी। तो आज हमने इस व्याख्यान में जाना श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य, उपयोगिता, प्रकार, लेखन कौशल के घटक, विभाजन और स्वनिरीक्षण सूची। और स्वनिरीक्षण सूची में भी हमने ये देखा कि श्यामपट्ट कौशल में हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने से क्या प्रश्न करने चाहिए। धन्यवाद।
स्वाध्यायात् मा प्रमदः।